हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिएन फाइनली एंटर कर चुका था ब्लड पूल के बॉटम में। वहाँ पर उसका सामना स्पाइटल बैरियर से हुआ, जिसे उसने अपने माउस कल से पार कर लिया। बट जैसे ही वो बॉटम के अंदर गया, उस पर पड़ने वाला प्रेशर काफ़ी बढ़ गया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मौजूद थी, लेकिन साथ ही साथ उस एनर्जी के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर पॉइजन भी मौजूद था। लेकिन जिएन को यहाँ पर ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए जिएन इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर ट्रेनिंग करने लगता है। काफ़ी हार्ड वर्क के बाद, काफ़ी टाइम के बाद फाइनली वो ट्रेनिंग करने में सक्सेसफुल रहता है। बट जिएन को वहाँ पर ट्रेनिंग करता देख वहाँ मौजूद फायर पॉइजन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो जिएन पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन जिएन की ग्लेज लोटस फ्लेम उसके हर अटैक को नाकाम कर रही थी। तभी जिएन को कुछ फील होता है एंड वो अपने स्पिरिचुअल अवतार को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जिएन को पता चलता है कि उसका स्पिरिचुअल अवतार भी यहाँ मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड अगर उसने कुछ टाइम तक यहाँ मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो वो अपनी इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँच जाएगा। बस तो क्या था, फिर जिएन ने अपने स्पिरिचुअल अवतार को भी वहीं पर ट्रेनिंग करने दी एंड अपनी ट्रेनिंग पर भी फोकस किया। फाइनली काफ़ी दिनों की ट्रेनिंग के बाद जिएन बन चुका था डाउहोंग लेवल के 9 स्टार लेवल के पीक का वॉरियर। अब बस उसे डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करना था, बस इसमें उसे टाइम लगने वाला था। अब आगे अचानक से जिएन अपनी आंखें खोल लेता है एंड कहता है, किसी भी हालत में मुझे डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना होगा। अगर मैं डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन गया तो मैं अपने मास्टर को बचा पाऊंगा। अगर मैं डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन गया तब मेरे पास इतनी पावर आ जाएगी जिससे मैं बहुत आसानी से पेटियान से मुकाबला कर पाऊंगा, बिना किसी डर के पिल टावर में जा पाऊंगा एंड साथ ही साथ टियान हाउ के लिए एक बॉडी भी रिफाइन कर पाऊंगा, जिससे उनकी पावर वापस से उन्हें मिल जाएगी एंड मेरे पास एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर का सपोर्ट होगा जो मुझे आगे चलकर काफ़ी हेल्प करेगा। डाउहोंग और डाउजोंग लेवल में बहुत फ़र्क है एंड आज मुझे किसी भी हालत में एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना ही होगा। ठीक है कर जिएन फिर से अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है एंड अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने लगता है। जिएन अच्छी तरह से जानता था अगर वो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन गया तो उसके बाद उसे एक लेवल 7 की पिल रिफाइन करने के लिए अपने लक पर डिपेंड नहीं हो रहा होगा। वो जब चाहेगा अपने लिए एक लेवल 7 की पिल रिफाइन कर पाएगा एंड जैसे ही उसके पास ये एबिलिटी आएगी, उसके पास इतनी पावर तो होगी कि वो आसानी से पिल टावर के टॉप 10 में आ सके एंड बाकी का आगे का वो आराम से संभाल सकता था। फाइनली जिएन पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने लगता है। इधर फायर पॉइजन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो जिएन को किसी भी हालत में मारना चाहता था, इसलिए वो जिएन पर लगातार अटैक करे जा रहा था। बट जिएन की ग्लेज फ्लेम उसके हर अटैक को नाकाम कर दे रही थी एंड इससे उसे काफ़ी ज़्यादा निराशा ही हाथ लग रही थी। उल्टा अब उसकी पावर भी कम होती जा रही थी बिकॉज ग्लेज फ्लेम लगातार उसे रिफाइन करती जा रही थी। इसी तरह जिएन की ट्रेनिंग कुछ और टाइम तक चालू रहती है, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है एंड वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद वो अपने साइड में मौजूद अपने स्पिरिचुअल अवतार को देखता है एंड उसे पता चलता है उसके स्पिरिचुअल अवतार की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड उससे भी ज़्यादा है एंड वो बहुत तेज़ी से वहाँ मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके पास फॉरनाइट फ्लेम होने से यहाँ मौजूद फायर पॉइजन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। ये देखकर जिएन कहता है, मेरा स्पिरिचुअल अवतार अगले कुछ ही दिनों में बन जाएगा एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पिरिचुअल अवतार एंड अगर ये इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया तो फाइट के दौरान ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। जिएन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था बिकॉज उसकी मेहनत रंग ला रही थी। जिएन फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस बार जिएन अपनी ग्लेज फ्लेम की पावर बढ़ा देता है, जिससे ग्लेज फ्लेम और ज़्यादा तेज़ी से वहाँ मौजूद फायर पॉइजन को रिफाइन करने लगती है एंड जिएन और तेज़ी से वहाँ मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। अभी के लिए पूरा ब्लड पूल का बॉटम शांत था, बस वहाँ पर 2 फिगर दिखाई दे रही थी जो लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब
किए जा रही थीं। अगर कोई ध्यान से उन्हें नहीं देखता तो उसे ऐसा ही लगता ये दोनों मर चुके हैं। इधर बाहर जिनगू और जिनशी वॉल्केनो के माउथ के साइड पर खड़े होकर वॉल्केनो के अंदर देख रहे थे। ब्लड पूल का इफेक्ट पहले ही खत्म हो चुका था। ब्लड पूल में एंटर करने के 5 दिन बाद सभी लोग ब्लड पूल से बाहर आ चुके थे सिवाय जिएन के। फिर एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद, एक दूसरे से बातें करने के बाद वो लोग वहां से चले गए थे। बट नायान रुक गई थी। वो जिएन के इंतजार में 2 महीने तक लगातार वहां पर रुकी गई। बट 2 महीने कंप्लीट होने के बावजूद जब जिएन ब्लड पूल से बाहर नहीं आया तो फिर नायान भी वहां से चली गई। आज फाइनली 2.5 महीना कंप्लीट हो गया था। जिनशी एंड जिनगू काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे बिकॉज पिछले 2.5 महीने में जिएन की कोई न्यूज उन्हें नहीं मिली थी। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि जिएन की हालत अभी के लिए कैसी होगी, जिएन ठीक भी होगा या नहीं। जिनशी अभी के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे जिएन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। अगर जिएन को कुछ हो जाता तो उसकी बॉडी से कोई भी वो फायर पॉइजन नहीं निकाल पाता। जिनशी कहता है, जिनगू तुम्हें क्या लगता है जिएन अभी कैसा होगा, क्या वो जिंदा भी होगा? तो जिनगू कहता है, मुझे इस बात पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। जिएन बस एक 9 स्टार डाउहोंग है एंड मुझे नहीं लगता वो अब तक जिंदा बच पाया होगा। तो जिनशी कहता है, बट मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। जिएन भले ही अभी के लिए एक 9 स्टार डाउहोंग है बट उसके पास हेवनली फ्लेम है। भले ही ब्लड पूल की बॉटम का पॉइजन कितना भी ज़्यादा खतरनाक हो बट वो हेवनली फ्लेम के सामने कुछ भी नहीं है एंड मुझे नहीं लगता वो जिएन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाया होगा। भले ही जिनशी ये बात कह रहे थे बट उन्हें भी अपनी इस बात पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। उन दोनों के फेस पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। वो दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि ब्लड पूल के बॉटम का जो फायर पॉइजन है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जिनशी एंड जिनगू भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एंड वैसे भी जिएन की 2.5 महीने से कोई खबर नहीं आई थी। ये चीज़ किसी को भी परेशान कर सकती थी, स्पेशली एक ऐसे इंसान को जिसकी जान बचने की उम्मीद बस जिएन था एंड वो इंसान ऑब्वियसली जिनशी थे। जिनशी कहते हैं, अब भले चाहे कुछ भी हो, अगर अगले कुछ टाइम में जिएन इस ब्लड पूल से बाहर नहीं आया तो उसकी तलाश में मैं खुद इस ब्लड पूल के अंदर जाऊंगा एंड जिएन को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। जिनगू भी बस हाँ में सिर हिला देते हैं बिकॉज वो जिनशी से बहस नहीं कर सकते थे। वो जिनशी को रोकना चाहते थे बट वो ऐसा नहीं कर सकते थे बिकॉज जिनशी उनके लीडर थे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, बैंग। जिनगू एंड जिनशी शॉक से वॉल्केनो के अंदर देखने लगते हैं बट उन्हें वॉल्केनो के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी दिखती है एंड एक वर्लपूल दिखता है जो तेजी से घूम रहा था। ये देखकर जिनगू कहते हैं, आखिर ये क्या है एंड कैसे पैदा हुआ है, कैसे बना है? तो जिनशी कहते हैं, ये एक एनर्जी का वॉल्केनो का वर्लपूल है बट मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे बन सकता है। इस तरह का वर्लपूल किसी डाउहोंग लेवल के वॉरियर के लिए बनाना नामुमकिन है एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये जिएन ने ही बनाया है या फिर जिएन की ही एनर्जी की वजह से बना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिएन ने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है या फिर वो डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के काफ़ी करीब है? ये ख्याल मन में आते ही जिनशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो ये बात तुरंत जिनगू को बताते हैं। जिनगू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिनशी कहते हैं, ये लड़का सच में कमाल का है, इसने बस एक ही बार में यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है एंड ये ऐसा पहला इंसान है जिसने ब्लड पूल के अंदर ब्रेक थ्रू किया है। ब्लड पूल किसी की पावर तो बढ़ा सकता है बट कोई भी उसके अंदर रहकर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है बट इस लड़के ने वो कर दिखाया है एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये ऐसा पहला ही इंसान होना चाहिए जिसने ऐसा किया है। एंड यहाँ पर अभी के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी बनी है कि आसपास मौजूद या कहूँ आसपास के 500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। सच में ये लड़का इतनी कम उम्र में हेवनली फ्लेम को रखने के लायक है। स्टार्टिंग में मुझे लगा था इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम कहाँ से आ सकती है बट अब मुझे समझ में आया कि ये लड़का कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। ये अगर एक बार ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी।
एंड वो हासिल करने से इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जिनशी अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बिकॉज जब तक जियान को कुछ नहीं हो रहा था तब तक उनकी बॉडी के अंदर की फायर पॉइजन के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज जियान बहुत आसानी से इस फायर पॉइजन को उनकी बॉडी के अंदर से निकाल सकता था। इधर ये लोग बातें कर रहे थे, उधर वहाँ मौजूद एनर्जी के बीच लगातार लड़ाई हो रही थी। एनर्जी आपस में टकरा रही थी, जोरदार आवाज़ से सुनाई दे रही थी। एंड वहाँ मौजूद एनर्जी आपस में टकराने से डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी बल्कि मर्ज हो रही थी, जिससे वहाँ मौजूद एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये चेंज किसी नॉर्मल वॉरियर के लिए पता लगाना नामुमकिन था, बट वो दोनों ही डाउजोंग लेवल के वॉरियर थे एंड वो दोनों इस चैलेंज को फील कर सकते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था जिसने उन्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया था। इधर भले ही जिनगू एंड जिनशी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बट वहीं गोल्ड स्वैलो माउस टाइप के लोगों को ये चेंज थोड़ा डरा रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये चेंज क्यों आ रहा है। इधर वॉल्केनो के ऊपर कई सारे बादल आ गए थे एंड वो भी काफ़ी कलरफुल थे। अचानक से उन बादलों के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है जो सीधा वॉल्केनो के अंदर गिरती है एंड वहाँ मौजूद ब्लड पूल में फिर से पावर बढ़ देती है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि ब्लड पूल के अंदर दोबारा से पावर इतनी जल्दी भरी गई हो। ब्लड पूल में दोबारा से पावर आने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त लगता था, बट पहली बार बस 2.5 महीनों में ही ब्लड पूल में दोबारा से ही एनर्जी आ गई थी एंड वो भी पहले से ज़्यादा। अचानक से जिनगू एंड जिनशी फील करते हैं कि ब्लड पूल के बॉटम से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा बाहर आ रहा है। उस ऑरा को फील करती जिनगू कहते हैं ये ऑरा तो एक ऑर्डिनरी 1 स्टार डाउजोंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस लड़के के पास एक 1 स्टार डाउजोंग से भी ज़्यादा पावर आ चुकी है। जिनशी कहते हैं शायद ऐसा ही होगा, वैसे भी इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये लड़का वो कर दिखाता है जो कोई भी नहीं कर सकता है, इसलिए मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट शायद ये लड़का पहले ही डाउजोंग लेवल के 2 स्टार या 3 स्टार लेवल का वॉरियर बन चुका है। अचानक से ब्लड पूल से निकल रहा ऑरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड पूरे हेवन आई माउंटेन रेंज के 500 किलोमीटर के रेडियस में फैल जाता है। जो कोई भी इस ऑरा के कांटेक्ट में आ जाता है वो समझ जाता है कि कोई दोबारा से एक डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर रहा है एंड उस ऑरा के डायरेक्शन को फील कर वो ये भी समझ जाता है कि ये ऑरा हेवन आई माउंटेन रेंज से आ रहा है। जो लोग भी ये बात समझ गए थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे एंड आपस में बातें करने लगे थे, क्या ये ऑरा हेवन आई माउंटेन रेंज से आ रहा है? तो दूसरा कहता है हाँ ये वहीं से आ रहा है। तीसरा कहता है तो क्या हेवन आई माउंटेन रेंज में कोई दोबारा से ब्रेक थ्रू करने वाला है, वो भी डाउजोंग लेवल का? जहाँ तक मुझे पता है पूरे हेवन आई माउंटेन रेंज पर गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब का कब्जा है। इसका मतलब ये है कि शायद उनके ही क्लैन का कोई मेंबर डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने वाला है। ऐसा लगता है गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब की पावर फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगले साल मैं भी अपने डिसाइपल को वहाँ पर भेजूंगा ताकि वो ब्रेक थ्रू कर पाए। तभी चौथा इंसान कहता है तुम अगले साल ऐसा नहीं कर पाओगे, ये तो तुम अगले 3 साल बाद ही कर पाओगे, बिकॉज ब्लड पूल हर अगले 3 साल में ही एक्टिवेट होता है। इधर ये लोग बातें कर रहे थे, वहीं हाँ इधर हेवन आई माउंटेन रेंज में सब कुछ अचानक से चेंज होता जा रहा था। आसमान से गिर रही एनर्जी अब बंद हो गई थी एंड अब एनर्जी ब्लड पूल के बॉटम से बाहर आ रही थी। उस एनर्जी को फील कर जिनशी कहते हैं लगता है वो अब बाहर आने वाला है। जिनको कहता है कौन? तो जिनशी कहते हैं जियान। अचानक से ही वॉल्केनो के अंदर से कई सारे वाटर पिलर्स बाहर आने लगते हैं जो आसपास फैलते जा रहे थे। वो बाहर आ ही रहे थे, तभी अचानक से एक बहुत बड़ा वाटर पिलर बाहर आता है जो पूरी तरह से ब्लड कलर के वाटर से ढका हुआ था। उसके अंदर से पावरफुल ऑरा लगातार रिस रहा था एंड उससे इधर उस ऑरा की वजह से लगभग गोल्ड स्वैलो माउस ट्राइब के सभी लोग अपने लीडर के पास यानी जिनशी के पास माउंटेन पीक पर आ चुके थे। वहीं अभी भी वो वाटर पिलर पूरी तरह से ब्लड कलर के वाटर से ढका हुआ था एंड उसके अंदर से अभी भी वाटर निकल रहा था। अचानक से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा वाटर बाहर आता है तो सीधा आसमान में जाता है एंड चारों तरफ फैल जाता है। अचानक से वहाँ मौजूद वाटर गायब हो गया था एंड सभी के सामने एक ह्यूमन फिगर दिखाई पड़ रही थी। सभी लोग उसे ध्यान से देखते हैं। उसके ऑरा को फील कर कोई भी बता सकता था ये ह्यूमन फिगर एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की है। सभी की आंखों में शॉक था एंड सभी शॉक के साथ कहते हैं एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर
एंड उसे ध्यान से देखने लगते हैं। अभी के लिए सबकी नजरें जियान पर ही टिकी हुई थी एंड वो ह्यूमन फिगर कोई और नहीं बल्कि जियान की ही ह्यूमन फिगर थी। जियान अभी के लिए बीच आसमान में खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी से लगातार पावरफुल ऑरा निकलता जा रहा था। उसकी पीठ पर कोई डोईकुई विंग नहीं था एंड ना ही कोई बोन विंग था। इसका साफ साफ मतलब था कि वो हवा में इन चीजों के बिना खड़ा था। एंड यही एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की स्पेशल पावर होती थी कि उसकी स्पीड तो बढ़ी जाती थी, साथ ही साथ उसे हवा में उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये पावर जियान के पास आ गई थी, मतलब जियान फाइनली बन चुका था एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे अगर किसी को सेंट्रल प्लेन में सरवाइव करना है तो उसे एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना ही पड़ता था। बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जो इतनी कम एज में एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन पाते थे एंड जियान ने ये अचीवमेंट हासिल कर ली थी। इस बात से वहां मौजूद सभी लोग जो उसे देख रहे थे वो काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन उनकी आंखों में जियान के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी थी। जियान अभी के लिए हवा में खड़ा हुआ था बट उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसकी बॉडी से भले ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था बट उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, वो पलके भी नहीं झपका रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। ये देखकर जिनको कहता है आखिर जियान को हुआ क्या है, वो बिल्कुल भी मूव क्यों नहीं कर रहा है। जिनसी थोड़ी देर तक जियान को ध्यान से देखते हैं। इधर जिनको लगातार परेशान होता जा रहा था, वो भले ही जियान से ज्यादा पावरफुल था बट उसे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि जियान की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। वो भी अपनी अगर पूरी पावर लगा देता तो भी ये जानने में असमर्थ था कि जियान की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तभी जिनसी जियान को काफी देर तक ऑब्जर्व करने के बाद कहते हैं जियान एक यूनिक कंडीशन में चला गया है एंड जहाँ तक मुझे लगता है उसे इस यूनिक कंडीशन से बाहर आने में अभी टाइम लगेगा, बट एक लिमिटेड टाइम के बाद वो इस यूनिक कंडीशन से बाहर आ जाएगा। जिनगू की बात सुनकर जहां सभी लोग पहले काफी ज्यादा शॉक थे, वहीं जिनसी की बात सुनकर तो उन्हें डबल झटका लगा था, बिकॉज अभी तक उन्होंने कई सारे लोगों को डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करते हुए देखा था बट उनमें से कोई भी डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के तुरंत बाद किसी यूनिक कंडीशन में एंटर नहीं कर पाया था। एंड ये बात कि एक इतनी कम एज का लड़का डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद एक यूनिक कंडीशन में एंटर कर चुका है, इस बात ने उन सभी को काफी ज्यादा शॉक कर दिया था। यहाँ तक कि अभी के लिए जिनसी एंड जिनगू दोनों भी शॉक थे। इधर हमें जियान को दिखाया जाता है जो हवा में खड़ा हुआ था एंड इन सभी की बातों से अनजान था। अचानक से उसके माथे पर मौजूद फायर सील चमकने लगती है, उसके अंदर से काफी ज्यादा ग्लो बाहर आने लगता है। एक डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने की वजह से, एक डाउजोंग लेवल का ब्रेक वॉरियर बनने की वजह से जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अभी के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव बन चुकी थी एंड इस बात ने उन सभी को काफी ज्यादा शॉक कर दिया था, बिकॉज आज तक इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उनमें से किसी ने एक लेवल 8 के एल्केमिस्ट के पास भी नहीं देखी थी। कई सारे पावरफुल वॉरियर समझ गए थे कि जियान एक एल्केमिस्ट है बट उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था इतनी कम एज का लड़का एक एल्केमिस्ट हो सकता है, वो भी इतने हाई लेवल का एल्केमिस्ट। इधर हमें जियान की स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है जो कुछ सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ी रही थी लेकिन तभी अचानक से उसके सामने का सीन बदल जाता है एंड वो एक रूम में आ जाती है जहाँ पर उसे मास्टर याओलाओ दिखाई पड़ते हैं जो चेन से बंधे हुए थे। उनकी हालत बहुत ही खराब थी एंड उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है, लेकिन जियान को देखकर उनके फेस पर अभी भी स्माइल थी। जियान कहता है मास्टर ये आपको क्या हुआ, एंड ये सुनकर याओलाओ कहते हैं तुम चिंता मत करो। तो गाइज आपको क्या लगता है जियान एंड मास्टर की आगे की कन्वर्सेशन कैसी होगी एंड क्या होगा जियान का अगला कदम? एक डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद और जिनसी की हेल्प करने के बाद जियान आखिर क्या करेगा? पहले ही 2.5 महीना बीत चुका है, मतलब 4 पैविलियन के मुकाबले को बस अब 15 दिन बचे हुए हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है जियान अभी के लिए वहीं जाएगा एंड वहाँ जाकर वो फैंग जुनदे से मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।